बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपको आपके मिड टर्म, फाइनल टर्म, प्रीलिम्स, ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात में आपको अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए, आपको सुरखरू फरमाए और दीन के मामलात में भी आपको आसानियाँ अता फरमाए। मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने सेकंड बाय मंथली के रिवीजन का आगाज़ किया। जिस हद तक एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर सकते हैं कर लेते हैं। इसके बाद मैं ये करूँगा, वैसे तो किसी ने कहा नहीं, लेकिन मैंने सोचा है अगर आप चाहें तो मैं ये एक्टिविटी कर लूँगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है कि मैं दोनों मंथली को आपके लिए अटेम्प्ट करने के लिए ओपन कर दूँगा। अभी अगर आप जाके लिंक को खोल के चेक करते होंगे तो लिंक नहीं खुलता, तो मैं दोनों को फिर आपके लिए अटेम्प्ट करने के लिए ऑप्शन रख दूँगा। तो उससे होगा क्या कि आप एक बार दोबारा अटेम्प्ट करके, जैसे SLO1, अब हमने SLO1 क्या, सॉरी, फर्स्ट बाय मंथली हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब अगर आप उसको अटेम्प्ट दोबारा करेंगे तो चांस क्या है, कुछ आंसर तो आपको याद हो गए होंगे ना, खुदा ना खास्ता इतने प्यारे हैं आपके, आपको याद हो जाते हैं, और कुछ पे आप दोबारा दिमाग चलाएंगे और अगर फिर खुदा ना खास्ता गलती करें तो इसका मतलब है आपको शदीद करेक्शन की ज़रूरत है। और अगर आपको चीज़ें वैसे ही समझ आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल समरी है कि हम जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं घर पे दोबारा अटेम्प्ट करके, तो आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके लिंक जो है वो ओपन कर दूंगा और फिर आप इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। मरियम बेटा, इससे पीछे वाली सीट पे बैठ जाए अगर दिल चाहे, नज़र नहीं आएगा फिर, अभी आपसे ही पढ़वाएंगे हम, डिसाइड कर लें। सबसे आगे वाली चेयर पे आ जाना, क्या टेंशन क्या है? क्या बड़े अरसे के बाद कॉलेज आता है इंसान तो आगे बैठने से डर लगता है, खुदा ना खास्ता। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों, MCQ आपके सामने है, चलिए इसका आंसर डिसाइड करें और देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या रहा है। हाँ प्यारे भाई, प्रैक्टिस हो रही है, तो चलो आ जाओ फिर, बिस्मिल्लाह, ज़रा बताओ क्या लिखा हुआ है। अच्छा एक काम करो ना, नॉन करंट एसेट्स, इनकी तो पहचान ही समझ में आ रही है, इनके तो नाम में ही लिखा है ये एसेट्स हैं। उसके बाद क्या लिखा? ओके, क्या है ये, इसकी नेचर क्या है? हाँ भाई अरीफ भाई, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की नेचर क्या है? इसका मतलब है SLO9 में केक बड़ा बनवाऊं, ऐसे मजा नहीं आएगा ना, सबको मिलेगा नहीं। क्यों भाई लकी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की नेचर क्या है? चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करीब करीब तो आंसर दिया, मतलब है करेक्ट, लेकिन ओनर इक्विटी बोलना अच्छा नहीं लगेगा। ओनर इक्विटी तो मालिक का हिस्सा होता है और मालिक एक होता है, ये तो कंपनी है। शेयर होल्डर इक्विटी, याद आया भाई? कभी ये लफ्ज सुना तो नहीं, अल्लाह ना करे आप दोनों ने। शी सुना है, शी बेहतरीन, शी हमने आपको पढ़ाया था, जिन्हें याद आया बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है अगला नाम? इसकी नेचर क्या है, मिदत बताएंगी। 5% डिवेंचर की नेचर, आप लोग बोलेंगे क्या यार सुबह सुबह फंस गए आके, हम लोग घर में आराम से जिंदगी गुजर रही थी, बोलते थे माइक ऑन नहीं हो रहा सर, माइक ऑन नहीं हो रहा, कनेक्शन लॉस हो गया। हाँ, 5% डिवेंचर क्या होता है भाई? मिदत। चलो तुक्का ही लगा लो, लेकिन मैं कोई चीज नहीं दूंगा तुक्का लगाने पे। हाँ,
एसेट ना, जीरामीन लाइबिलिटी। अरे भाई जोहेब क्या होता है लाइबिलिटी? कौन सी लाइबिलिटी? नॉन करंट। ये होता क्या है वैसे? लाइबिलिटी तो होता है, नॉन करंट भी होता है, ये होता क्या है? चलो कोई बात नहीं, कोशिश, शाबाश, कोशिश करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, कोशिश करोगे, गलती करोगे तो सीखोगे। हाँ, very good, excellent. Debenture is just like a share, but the shareholders are owner of the company, but the debenture holders are the creditors of the company who provide loan, who provide finance to the company. ठीक है, और फिर कंपनी को ये अमाउंट उन्हें रीपे करनी होती है, राइट? इट मींस 5% debenture is long term liability, and the last one is net current assets, which is rupees 30,000. अब कहता है what was retained profit and loss account. जी प्यारे भाई हमसल, आंसर क्या होगा आपके मुताबिक? बिस्मिल्लाह। वहां आपने लिख के भेजा लोन अगेंस्ट एन एसेट। नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द डिवेंचर इज a loan against an asset. Company has full rights to issue debentures to general public, and it can receive, it can collect amount from general public against their certificates of debenture or bonds. जज़ाकल्लाह। हाँ जी, तो वो जो होता है ना मेरा बेटा, लोन अगेंस्ट एसेट, मेरा बेटा उसे कहते हैं मॉर्गेज। सही है, उसे मॉर्गेज कहते हैं। अरे भाई हमसल, मैं हेल्प करूं अगर आप बोलें तो? प्लस माइनस में कैलकुलेटर नहीं है, वैसे तो छोटी छोटी अमाउंट है यार, याद नहीं आ रहा? अच्छा, किसी को जवाब पता है क्या होना चाहिए? हाँ जी, एहसन मोहम्मद साहब, इसका ठीक है। अच्छा, मतलब आप वैल्यू देख के हिसाब लगाएंगे, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, जो आपके पास आया वो आपको नजर नहीं आया, वेरी गुड। तो अभी नजर आ जाएगा आपको इंशाल्लाह, हमारा कर्सर नजर आ जाएगा ना। अल्लाह, अच्छा माशाल्लाह, काफी जल्दी कर लिया आपने से सॉल्व। पेपर में तकरीबन 1.5 मिनट होता है आपके पास एक एमसीक्यू के लिए, याद रहे। अपनी घड़ियां जरूर लेकर आइएगा पेपर में, चाहे कुछ लेके आए या ना आए, क्योंकि टाइमर, आप अगर टाइम नहीं देखेंगे ना तो ऐसा ना हो कि आखिर में 15 एमसीक्यू बाकी हैं। 15 एमसीक्यू का मतलब तकरीबन 25 के करीब करीब नंबर बनेंगे, 22, 22.5 नंबर बन जाएंगे, 23 नंबर। तो ऐसा ना कीजिएगा जुल्म खुद पे, टाइमर जरूर होना चाहिए आपके पास। अच्छा यही बता दो, चलो भाई 15,000। अच्छा, हाँ भी सवा 15। मरियम, याद नहीं आ रहा? अच्छा, चलो यही बता दो कि मालूम क्या करना है। क्या आसान नाम क्या होता है इसका? नहीं नहीं, आसान नाम क्या होता है इसका? आसान नाम नहीं, रिटेन्ड अर्निंग होता है ना। रिटेन प्रॉफिट एंड लॉस हमने जानबूझ के ऐसे लिखा हुआ है कि बच्चा परेशान हो के पता नहीं क्या चीज मालूम करनी है। रिटेन्ड अर्निंग, तो रिटेन अर्निंग इज पार्ट ऑफ, अब आपको पता ही नहीं कि रिटेन अर्निंग क्या किस हेड में आता है। रिटेन अर्निंग किस हेड में आता है? शेयर होल्डर इक्विटी में भाई। अल्लाह खैर फरमाए, परसों कोई सानेहा होने वाला है कराची में, परसों नहीं गलत बोला मैंने, मंडे को, परसों तो इतवार है, मंडे को कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है, मिड टर्म का पेपर। अल्लाह खैर फरमाए। व्हाट वाज रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट बैलेंस या व्हाट वाज रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस? तो हमने कहा एसेट्स हमें पता है, बताएं कितने एसेट्स, बताएं कितने भाई, अब वो तो बता दें। एसेट कितने? 65। और क्या कोई लाइबिलिटी नजर आ रही है?
कितनी? अगर मैं एसेट में से लायबिलिटी माइनस करूं तो मेरे पास क्या आएगा? बहुत शुक्रिया, आपने 55 बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। अब इंग्लिश में नाम बताओ क्या आएगा? अब ये मत बोल देना 55,000। भाई जो आएगा उसका अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में नाम क्या होगा? ले भाई, अल्लाह माफ करे बेटे, कंपनी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, शराफत से सही नाम ले लो। क्या कैपिटल कैपिटल की दुनिया में खोई हुई हो अभी तक? अल्लाह मेरे मालिक, क्यों मेरा पहला यूनिट लगा दिया? क्यों लगाया? एक तक क्यों निकाला और एक एक क्यों लगाया? पहला यूनिट क्यों लगाया? सुबह सुबह इनको दिमाग ही नहीं चल रहे भाई। अबे बेवकूफ लोगों, एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होता है? कौन सी दुनिया में हो सुबह सुबह? बोलो ना जोर से। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल भी सही है, लेकिन प्लीज आप कंपनी में आ जाए ना। अकेले अकेले चले जा रही है धमाधम। इतनी देर से बता रहा हूँ कंपनी है बोल भी रहा हूँ। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर होल्डर इक्विटी। तो भाई एसेट माइनस लायबिलिटी क्या पता चला? शेयर होल्डर इक्विटी। कितनी पता चली? आवाज ही नहीं आ रही। 55,000। अच्छा, खूबसूरत तरीन है वो लोग जो डिविडेंड और पता नहीं क्या क्या लिख के भेज रहे हैं, लेकिन भाई मेहरबानी है कि उन्होंने ये भी लिख के भेज दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। और बस अभी जैसे ही मैं नारे अटेंडेंस बुलंद करूंगा, इंशाल्लाह सब आप देखिएगा भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। सही है? तो बेटे, सॉरी, अच्छा जाओ, तो मेडिसिन दी थी कि तुम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं आए थे? जाओ, मैं सुन चले जाओ। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट 35, नेट करंट एसेट 30, 65 बन गए, माइनस किया 10,000 बना 55। 55,000 का नाम है शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी बहुत सारी चीजों पर मुश्तमिल होती है। हमारे तो बच्चों को ये याद नहीं आ रहा शेयर होल्डर इक्विटी क्या होती है, लेकिन बहुत सारी चीजों पर मुश्तमिल होती है। मसलन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसी तरह ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व, ये सब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ले भाई अभी बताया, शेयर होल्डर इक्विटी। क्या बैटरी चार्ज करके नहीं आया? सर बड़े अरसे बाद आए ना इसलिए। चलो भाई बहरहाल, हाँ ये बात तो है, बड़े अरसे बाद आना, बड़ी मुश्किल से आए हैं, है ना। जिन दिनों बुलाया उन दिनों में भी नहीं आए, तो मेहरबानी है आप आज आ गए। तो शेयर होल्डर इक्विटी है, तो शेयर होल्डर इक्विटी का कोई आइटम नजर आ रहा है आपको इसके अंदर? तो इसके 55,000 में से 55,000 शेयर होल्डर इक्विटी में से इस शेयर होल्डर इक्विटी को क्या कर दूंगा? तो जो बचेगा वो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस होगा 15,000। नहीं समझ आया? किसको समझ में नहीं आया पूछ ले भाई। ये बहुत मुश्किल एमसीक्यू होता है बेटा। अगर आप ये सीख लेंगे ना, आपको बहुत सारे एमसीक्यू आ जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें मुश्किल था क्या? वैसे सब चीजों आपको नेचर तो पता होनी चाहिए ना। अब खुदा ना खास्ता अगर आपको नेचर भी नहीं पता तो फिर तो बहुत मुश्किल होने वाला है। हाँ ओके हुजाफा, एक दफा रिपीट कर दो। रिपीट, सही है प्यारे भाई? नहीं नहीं मुफद्दल भाई, पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बनाया है, लेकिन जो पेपर आप देने जा रहे हैं वो पिछले पेपर्स के मुकाबले में या पास पेपर्स के मुकाबले में डिफरेंट होगा ना प्यारे भाई। इसलिए मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि जो चीज़ आज तक आपने एमसीक्यू में नहीं देखी, अगर वो आपको एमसीक्यू में मिले, जैसे कि मैंने मिसाल दे के बताया आपको बाकायदा, कि आपको सवाल ही लिखा हुआ नजर आए पूरा, और फिर वो सवाल पूरा पढ़ने के बाद आखिर में उसमें से एक चीज पूछे जिसके लिए आपको वो पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ जाए, तो कैसा लगेगा? आप बोलेंगे ना यार ये तो जुल्म है कि पूरा सवाल ही आपने सॉल्व करवा दिया और आखिर में आप आंसर मालूम कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली, टाइम कंज्यूमिंग। तो ये टाइम मैनेजमेंट ही तो करनी है आप लोगों ने, कि आप जितनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट करेंगे पेपर में, आप मैक्सिमम एमसीक्यूज को सही से सॉल्व कर सकेंगे, उनके करेक्ट आंसर को मार्क कर सकेंगे। अदरवाइज तो फिर आप लोग आखिर में 10 15 20 एमसीक्यू जो रह जाएंगे, आप उसमें बस जहां पे जो मुनासिब लगेगा आप मार्क करते जाएंगे। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। 15,000
भाई माइक का ख्याल रखा करें, वो अनम्यूट हो जाता है, तो ज़रा या तो फिर अनम्यूट करके कोई बातचीत ही कर लिया करें तो ज़रा मुनासिब रहता है। सर मेरा बेटा फरमाइए। सर आप मतलब आपने जो पेपर बनाया उसमें एक ही क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करके कर दिया है, तो हम एक एक पार्ट लाइक एमसीक्यू के शक्ल में सॉल्व करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। नहीं मतलब सर आपने बोला ना कि वो एक ही क्वेश्चन होगा, उसके बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे, तो दो हो मतलब वो सकते हैं एक ही ज़्यादा क्वेश्चन से, को पार्ट्स में डिवाइड। नहीं एक क्वेश्चन होगा, दो एमसीक्यू हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। कहीं तीन भी हो सकते हैं, कहीं चार भी हो सकते हैं, और कहीं क्वेश्चन नहीं होगा, सिंपल एमसीक्यू एमसीक्यू चल रहे होंगे। तो एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देखिए अगर मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम करवाऊंगा, क्योंकि कुछ देखें, जब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे हरीम, इस बात को समझें, और क्वेश्चन आपने पढ़ा ध्यान से, और आपने उसमें जो वैल्यूज हैं, जो चीजें हैं, उनको एक बार पढ़ते हुए दिमाग में रख लिया, तो अब हर सवाल का जवाब आप उसी डेटा को देखते हुए देंगी बार बार। तो फिर वो सवाल बाकी के एमसीक्यू, उस डेटा को पढ़ना टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन फिर जब आप आंसर मार्क कर रही होंगी तो आप बहुत तेज चल रही होंगी। ओके, तो चले अब इसका आंसर आप लोग डिसाइड करें। Which item will not appear in the appropriation account of a limited company? तो अब जो भी आंसर आप देंगे, मुझे उस आंसर की क्लैरिफिकेशन तो चाहिए होगी, लेकिन बाकी क्यों नहीं है इसकी भी क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी। तो लकी आपके ख्याल में जवाब क्या है? आवाज नहीं है, अभी देख रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, आप लोग मुझे लिख के भेज सकते हैं आंसर। अली रजा भाई शुक्रिया आपका, अस्मा थैंक यू, इस्माइल भाई शुक्रिया। हाँ ना हुजैफा, रिपीट किया तो था मैंने, रिपीट बोला तो था, लास्ट वाला एमसीक्यू रिपीट तो किया है मैंने कहा एसेट को ऐड कर लो, सही है, लायबिलिटी को लेस कर दो, जो डिफरेंस आएगा 55,000 को शेयर होल्डर इक्विटी होगा। शेयर होल्डर इक्विटी दो आइटम पर मुश्तमिल है आज, एक ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और एक रिटेन अर्निंग। शेयर होल्डर इक्विटी 55,000 में से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो कि क्वेश्चन में गिवन है 40,000 रुपीज, उसे माइनस कर दो, तो 15,000 रुपीज मेरा बेटा आपके पास क्या आया, रिटेन अर्निंग का बैलेंस। इलियान अली सर मैंने आंसर ठीक दिया है, प्लीज वेरीफाई। इलियान भाई ने आंसर, इलियान भाई आपका शुक्रिया कि आपने आंसर लिख के भेजा, और अभी आपको चंद लम्हात में बस इंशाल्लाह पता चल जाएगा। राफे साहब का भी शुक्रिया। हुजैफा आप आंसर भी दे दो बेटे, हम तुम्हारी बात पे रिपीट रिपीट टेलीकास्ट चलाए जा रहे हैं, शुक्रिया। हसनैन भाई आपका भी शुक्रिया। बाकी लोग अगर अपनी नींद थोड़ी सी खराब कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा मामला। क्यों भाई बनी, कोशिश तो करके देखो बेटे। बिल्कुल मिल रहे हैं जी आपके मैसेज, बिल्कुल आपके मैसेज मिल रहे हैं मेरा बेटा। नुसरत जहरा आपका भी शुक्रिया जी। एहसन मोमिन साहब, हाँ ये होना चाहिए। तो ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड, इधर ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड पता है क्या होता है? डिविडेंड प्रॉफिट होता है, ठीक है। अच्छा, तो वो बोलता है विच आइटम विल नॉट अपीयर, नॉट के ऊपर जोर पड़ाना, तो डिविडेंड तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही निकलता है, इसलिए ये नहीं है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इसमें भी डिविडेंड का वर्ड आ गया। ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, भाई ये क्या होता है ट्रांसफर टू जर्नलिज्म? नहीं पता? अरे भाई अपना जोएब भाई नहीं पता, अपना मरियम नहीं पता, क्यों? ऐसे लोग नाइन नहीं पढ़ा, याद नहीं आ रहा, तो परसों अपना मंडे तक आ जाएगा, पक्का है, बातचीत हो गई उनसे, आ रहा याद, आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, रानी किताब में जल्दी ढूंढो, मिल जाएगा इंशाल्लाह, मिल जाएगा। हाँ भाई लकी याद तो नहीं आया, खुदा ना खास्ता, वेरी गुड, सब तुम बता दो।
हाँ हाँ, तो ये बनता कैसे है, कहाँ से बनता है? इसका मतलब है रिटेन अर्निंग में से पैसे निकाल कर इसे बनाते हैं। रिटेन अर्निंग में पड़े गए पैसे में से कुछ पैसा उठा के हम रिजर्व बना देते हैं। रिजर्व फॉर फायर, रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, जनरल रिजर्व। तो रिजर्व बेसिकली क्या है, प्रॉफिट की रखी हुई अमाउंट, जिसे हम फ्यूचर में किसी भी खास मकसद के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर। याद आया मरियम? तो जनरल रिजर्व कहाँ से निकाल के बनाया जाता है? आवाज ही नहीं आई। रिटेन अर्निंग से, और रिटेन अर्निंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहलाता है। इसका मतलब है ये वाला एमसीक्यू भी, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन एक ही बचा, क्या? डिबेंचर इंटरेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सर जी मेरा बेटा। सर डिबेंचर इंटरेस्ट हम इसलिए नहीं रखेंगे ना क्योंकि इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट हो ना हो, इंटरेस्ट तो देना ही होता है। नहीं, इसलिए नहीं रखेंगे, इसलिए डिबेंचर इंटरेस्ट रखेंगे कि डिबेंचर का इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए, क्या बोल रहा हूँ, डिबेंचर का इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए एक्सपेंस के तौर पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस हो चुका होगा। याद आया या नहीं आया? जी सर, जी सर, लेकिन याद ये आया। जो डिविडेंड्स होते हैं, ये जो रिजर्व बनते हैं, ये इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए माइनस नहीं होते, बल्कि जब नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं उसे नेट प्रॉफिट को कहाँ ले जाके डाल देते हैं? बोल ही ना रहा कोई भी बता दीजिए। इनकम स्टेटमेंट। रिटेन अर्निंग में हरीम तुम लोग एसएलओ 9 भूले हुए हो सब लोग। प्रॉफिट को किस अकाउंट में लेके डालते हैं कंपनी में? रिटेन अर्निंग में। तो फिर रिटेन अर्निंग में से जो हम एप्रोप्रिएशन करते हैं, टू सेट असाइड, अमाउंट उठा के रखते हैं, उनको कहते हैं बेसिकली कि हम एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं। तो डिवेंचर का इंटरेस्ट जो होता है वो हम एक्सपेंस के तौर पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, बट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, डिविडेंड, ये सब हमारा एक्सपेंस नहीं होते, बल्कि ये प्रॉफिट को बांटने का नाम है। इसीलिए ना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना समझ? अब मंडे को पता चलेगा क्या समझ आया तुमने। ऑनलाइन तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है हकीकत में। अब मुझे गुस्सा आना शुरू हो रहा है, क्योंकि यार ये तो इतनी आसान आसान चीजें, चलो कुछ चीजें इंसान भूल जाता है ना, मान लेता हूँ। अब मैं पूरी बात समझा भी रहा हूँ, अब आप मेरा साथ भी नहीं देंगे तो इसका मतलब तो मैं यही समझूंगा ना, आगे बढ़ जाए मेरा साल। चलो इसका आंसर बताएं, पहले सोच लें आप। जी अटेंडेंस साथ साथ मार्क लगा दीजिएगा भाई। इलियान, आई होप कि आपको आंसर समझ आ गया होगा। इलियान साहब, भाई मैंने कब बोला तुम लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करो? मैं अभी बोलूंगा अटेंडेंस पे मार्क करना, जब मैं नाम लूंगा फिर अटेंडेंस मार्क करना, सही है? आसिम शौकत, एहसान अली, हसन मोमिन, अलिफिया, अलियान। अलियान नहीं है क्लास? अफजल, जी अब्दुल करीम, जी सलीम। सर जी बेटा। सर मेरा मैसेज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? ओके सर। अच्छा, मैंने असल में मैं अटेंडेंस जब मार्क कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ यस सर देख लेता हूँ, उसके बाद जो है ना फिर आप मस्जिद पे मैसेज करते हैं तो शायद देख नहीं पाते, सारा फोकस आपके नाम पर होता है। तो इसके बाद है जनाब अंजिया सलीम के बाद अनमोल, एब्सेंट है। रीबा उमर, मुस्कान, अस्मा, बनीन, बिस्मा, फरवा, अफसा, हानिया, हरीम, हर्षा, हसन अहमद जाहिद, हसनैन करीम,
मेरा ख्याल है एक ब्रेक में अटेंडेंस में काफी टाइम हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर बता दें मुझे शाबाश। मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट भी याद नहीं होंगे, ये तो फर्स्ट ईयर की बात है बेटे, याद है ये भी याद। बी, अच्छा सी, कोई बोले ना बी, तुम बोल दो ए वेरी गुड, डी, अच्छा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। हाँ बेटा बस फर्स्ट ईयर के शुरू की बातें हैं, कहाँ किसी को शुरू की बातें याद रहती हैं, बस लोगों को तो आजकल की बातें याद रहती हैं, बल्कि कल की भी नहीं रहती, आज की बात याद रहती है। बस आज खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर मंडे को सुबह सुबह बैठ के दोबारा पढ़ेंगे सब कुछ। मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ ना प्यारे भाई कि इसका आंसर क्या है करेक्ट। अ वेरी लार्ज कंपनी हैज प्रिपेयर्ड फाइनल अकाउंट्स without including very small items of furniture in its non-current asset. Which accounting principle has the company applied? कंपनी ने अपने नॉन करंट एसेट्स फर्नीचर के बहुत छोटी छोटी चीजों को अपने फर्नीचर का हिस्सा नहीं बनाया, अपनी बैलेंस शीट में उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जिन चीजों को फर्नीचर की कैटेगरी तस्वुर किया जाता है उन्हें फर्नीचर नहीं कहा, क्योंकि वो छोटी छोटी अमाउंट से रिलेट करती हैं, तो उन्हें फर्नीचर नहीं कहा होगा। तो बताएं फिर क्या कहा होगा? अगर फर्नीचर के आइटम्स को फर्नीचर नहीं कहा तो क्या कहा होगा? कुछ भी नहीं सर, चुप रहे होंगे, कुछ भी नहीं कहा होगा, बोला रहने दो, कुछ भी ना कहो। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सपेंस कहा होगा। इट मींस जिसे जिसे हमें कहना चाहिए था एसेट, हमने उसे एक्सपेंस कह दिया। हमने कहा छोड़ो यार, इतनी सी अमाउंट है, क्या इसे आने वाले 5 सालों में थोड़ा थोड़ा करके खर्चा बनाओ, ये तो है ही इतनी छोटी अमाउंट, इसे फौरन कह दो अपना एक्सपेंस। इसका मतलब है ये इतनी सी अमाउंट डिसीजन मेकर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस, बोल ही नहीं रहे, डिसीजन मेकर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। ऐसी अमाउंट जो डिसीजन मेकर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना करे वो होती है इममटेरियल, यानी मटेरियलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई किया ना उसने। मटेरियलिटी का प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर कोई अमाउंट डिसीजन मेकर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना करे तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, आप उसे बजाय एसेट के अपना एक्सपेंस कह सकते हैं। तो आपका आंसर मटेरियलिटी सही तो है, लेकिन मुझे ये बताएं अकाउंटिंग एंटिटी क्या है? मुझे बताए कोई अकाउंटिंग एंटिटी क्या है? करीब करीब है जवाब, और बाकी कोई ऐड करे इसमें। वेरी गुड मुफद्दल, बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, आपने सही समझाया। और भी कुछ बोलो कोई, सारे समझ पॉइंट खा के आए क्या घर से? फर्स्ट ईयर की बातें हैं सर, रहने दें, क्या जरूरत है, बेटे सेकेंड ईयर में भी आएंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुश रहिए प्यारे भाई, आपने थोड़ी सी रूह मेरे अंदर वापस डाल दी है, वरना मैं तो रूह निकल रही थी, प्रवास करने वाली थी। अबे भाई अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब बिजनेस एक अलग सेपरेट यूनिक एंटिटी है और उसका ओनर एक सेपरेट, दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग जो है वजूद है दोनों के। एस्पेक्ट्स के बारे में क्या ख्याल है? डबल एंट्री सिस्टम, कौन सा सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम। एवरी ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम तो इफेक्ट्स। गोइंग कंसर्न क्या होता है? आवाज नहीं है, लॉसेस को इग्नोर, सोच लो। करीब करीब है जवाब। फर्स्ट ईयर की किताब है? नहीं घर पे है या किसी को दे दी? हाँ, क्योंकि हालात तो ऐसे बिल्कुल नहीं है कि किताब किसी को दी जाए। फर्स्ट ईयर की किताब में पेज नंबर 3, जैसे ही आप पेज स्टर्न करेंगे शुरू होगी किताब, तो आपको ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स नजर आएंगे लिखे हुए। अगर हो सके तो आज उन्हें देख के अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप पहचानें कि आखिर वो प्रिंसिपल्स क्या कह रहे हैं। आपने जवाब सही तो दिया है लेकिन 100% नहीं। कोई गोइंग कंसर्न आप में से डिफाइन करेगा क्या होता है, और नहीं करेगा तो छोड़े, टाइम नहीं, मैं ही कर देता हूँ।
हम बिजनेस ऑपरेट करते हुए हमेशा ये अप्रोच रखते हैं कि हमारा बिजनेस इन फ्यूचर कंटिन्यू रहेगा। हम ये नहीं सोचते कि बस बिजनेस 6 महीने बाद इंशाल्लाह बंद हो रहा है। अगर हम ये सोचने लग जाए तो जिस फर्नीचर को हम कह रहे हैं अपना एसेट या फिक्स एसेट, फिर हम उसे अपना फिक्स एसेट, क्योंकि जब हमें पता है कि हमारा बिजनेस ही 6 महीने में खत्म हो रहा है तो फिर अब हमारे सारे एसेट खत्म हो जाएंगे, वो बन जाएंगे हमारा एक्सपेंस। हम अकाउंटिंग करते हुए अप्रोच रखते हैं कि हमारे एसेट्स हमें लॉन्ग टर्म पहुंचाएंगे फायदा, तो तभी पहुंचाएंगे ना जब हम फ्यूचर में बिजनेस को चुप रहेंगे, फ्यूचर में बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। इट मींस गोइंग कंसर्न, यानी हम ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। कितना रहेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन हम बिजनेस को ऑपरेट करते हुए ये अप्रोच रखते हैं कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। तो ये गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट है, यानी इस अप्रोच के तहत अकाउंटिंग करते हैं। किसी को समझ नहीं आया तो नहीं बेटा, एक्सपेक्टेशन फ्यूचर की किस लिहाज से, कंटिन्यूटी के हवाले से। जी ऐसा साहब, बिल्कुल शुक्रिया। चलिए जी, बड़े आप लोग, मैं जरा अटेंडेंस मार्क कर लूंगा थोड़ी सी। हसन मुर्तुजा, हुसैन रजा, जैफा, इलियान, मुंसिया, इस्माइल, लकी, महा, मरियम, मासूमा, निदत। कल एब्सेंट थी ना क्लास में अटेंडेंस के वक्त? आपके अटेंडेंस मार्क में भी आप कल पहला यूनिट किसका था? इस्लामिया का। तो आपने अटेंडेंस मार्क नहीं करवाई थी अपनी? बताएं ना, नहीं करवाई थी अटेंडेंस मार्क? नहीं हुई भी ना मार्क, जब भी तो मैं बोल रहा हूँ। टीचर ने अटेंडेंस नाम दिए थे, कॉल आपके नाम कॉल किए थे, किस तरह डिक्लेयर करना? मुझे आवाज नहीं आ रही, प्लीज। इस्लामियत नहीं लेती आप? कल अटेंडेंस नहीं हुई? अच्छा अच्छा, सर अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे ऑनलाइन वालों के, तो जिस वक्त उन्होंने स्क्रीनशॉट लिए होंगे अपने मोबाइल में ऑनलाइन, आप उस वक्त नहीं होंगी, ऑफलाइन हुई थी क्लास के दौरान। बस तो अटेंडेंस नहीं है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मुफद्दल। ओके, सही है, मैंने आपके मैसेजेस पढ़ लिए बच्चों। मोहम्मद आजिम खान, आजिम भाई तैयारी कर रहे थे सारी रात पेपर की, तो वो आप सो गए। मोहम्मद अली रजा, मोहम्मद अरीफ खान, कल नहीं आए थे, एबसेंट थे। इस्लामियात थी ना, आपने सोचा होगा, चलो सो जाओ। मोहम्मद हासिन, मुनीबा जावेद, नाहिल, नुसरत जहरा, नूरुल हुदा, नाफे, रामीन, सबा, सलमान। सलमान नहीं है क्लास में आज। समरा, समरा भी नहीं है क्लास में। सारिया, शफात, शामीन, जुहेर,
तंजील परवेज, यशल, युसरा, जोया। ओके जी, क्या आंसर है जनाब अली? ये आंसर है करेक्ट। क्यों, ये देखना पड़ेगा। हाँ जी, कोई आप में से बताना चाह रहा है शायद। सब लोग डी को करेक्ट कह रहे हैं। डी सेकंड वन इज करेक्ट। ओके, कैसे भाई? वो कह रहा है एट द एंड ऑफ इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग सी3 लिमिटेड ट्रांसफर रुपीस 10,000 टू जर्नल रिजर्व, which of the company's final account will this rupees 10,000 be shown? ओके, नहीं कितना टाइम रह गया? 2 मिनट रह गए बस। मेरा ख्याल है एंजॉय करो यार, आखिरी दिन है, अब पेपर की तैयारी करो तुम लोग। अब इसका मतलब ये नहीं है अगली क्लास में लेनी है भाई, अगली क्लास भी ले लीजिएगा। हर सब्जेक्ट टीचर अपने सब्जेक्ट के लिहाज से आपसे कुछ ना कुछ बात करेगा। जरूरी बातें होती हैं, मेरी तो ऐसी बातें होती हैं बेकार सी, लेकिन जी हसनैन अगर कल होगी क्लास तो आपको यकीनन पता चल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से कल ऑफ होगा। कल आप जो है ना खूब आराम से सुबह से लेके तैयारी नहीं कीजिएगा बेटा, सोइएगा, समझ गए? चलो तो चलो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ ना आप लोगों से, आखिरी 2 मिनट में। तो भाई वो कह रहे हैं 10,000 कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में प्रेजेंट होते हैं क्या ये? बताइए, नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब हम जर्नल रिजर्व में पैसे रखते हैं उठाकर, तो वो जर्नल रिजर्व में पैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए लिखते नहीं है, बल्कि जब नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और नेट प्रॉफिट को कहाँ लिख देते हैं? रिटेन अर्निंग में। फिर रिटेन अर्निंग से निकाल के बनाते हैं जर्नल रिजर्व। रिटेन अर्निंग खुद क्या है? नेचर। अभी पढ़ाया है फिर नहीं बता रहे? अबे जाहिलीन, अभी रिटेन अर्निंग क्या है और जर्नल रिजर्व भी क्या है? दोनों शेयर होल्डर इक्विटी है। आसान लफ्जों में, जैसे हम कैश उठा के बैंक में रखवाते हैं, तो कैश और बैंक दोनों हमारा, शुक्र है यहाँ शीनी बोला आपने। तो इसी तरह जब हमने रिटेन अर्निंग से पैसे निकाल के कहाँ रख दिए? रिटेन अर्निंग से पैसे निकाल के जर्नल रिजर्व में रखे, तो हमने शेयर होल्डर एक इक्विटी के एक आइटम को कम करके एक को बढ़ा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे फर्क पड़ा, और बैलेंस शीट पे भी कैसे फर्क पड़ा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे पैसा होगा एक कम, और बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व के नाम से एक और आइटम नजर आने लगा, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। शुक्रिया।